हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि ईडी एरिया के लिए 70वीं बीपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है और ये क्या है, वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले हम क्या कराए हैं, 1 से लेके 8 तक कंप्लीट कराए हुए हैं प्रैक्टिस सेट, प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और इस वॉल्यूम फर्स्ट में जो है 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट था। ठीक, आज कराएंगे 9 वाला प्रैक्टिस सेट और कल आएगा 10 प्रैक्टिस सेट, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये बुक। अब मार्केट में आने वाला है वॉल्यूम सेकेंड, उसको भी लाके कंप्लीट कराएंगे जब ही आ जाए। तो आप लोग चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए पैटर्न क्या है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। जो लोग नहीं जानते पहली बार देख रहे हैं और जो लोग देख चुके स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें कहाँ से कैसा प्रश्न आता है इसको पहले जानिए। इतिहास से देखिए इसमें एवरेज में दिया है कि कितना प्रश्न आया है, तो 30 प्रश्न आया है, कभी कभी 32 और 35 प्रश्न तक आ सकता है और आता भी है। अब राज्य व्यवस्था से 13 या 15 या 10 इतना ही बीच में प्रश्न रहता है राज्य व्यवस्था से। उसके बाद भूगोल से आता है 10 या 15 या 12 प्रश्न। उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से 2 प्रश्न, कभी 3 प्रश्न आ जाता है और ये करेंट अफेयर में जो चर्चा में रहा हो ना वही आता है। फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान से जो आता है 27 प्रश्न, 30 प्रश्न भी आता है इससे। अर्थशास्त्र इसमें दिया 12 प्रश्न एवरेज में बताया है, लेकिन 10 प्रश्न तक आता है और 15 प्रश्न के मध्य रहता है। और ये ज़्यादातर बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और करेंट अफेयर में जो एडिटोरिया में दिया रहता है और स्पीडी में वहाँ से पूछता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी से 3 प्रश्न, 5 प्रश्न भी आता है, ये करेंट अफेयर का रहता है। स्टैटिक कुछ रहता है जो घटना चक्र से आता है। समसामयिकी में देखिए 20 प्रश्न, 25 प्रश्न और कभी कभी तो 30 प्रश्न आ जाता है, तो इसको छोड़िएगा मत आप लोग, यहाँ से भी कट ऑफ निर्धारित होता है। बिहार विशेष से देखिए 10 प्रश्न आता है और ये बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके बाद जो करेंट में रहा स्वच्छता सर्वेक्षण में और जो बहुत ही चर्चा में रहा वहाँ से प्रश्न आता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी से 5 प्रश्न आता है जो करेंट में रहा हो, नासा द्वारा, इसरो द्वारा जो कार्य किए गए हों वहाँ से। विविध से आता है 3 प्रश्न, 5 प्रश्न ऐसे रहता है। गणित एवं रीजनिंग से 10 प्रश्न तो फिक्स रहता है, सबको मालूम है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न। अब इसमें क्या दिया है, वज्जी संघ का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दीर्घ निकाय में मिलता है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं पूछा गया है। पहला, समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था, गलत है। दूसरा, सन्निघात भंडारगार का संरक्षक होता था, ठीक। तीसरा, प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट होता था, ये भी सही। चौथा, केंद्रीय प्रशासन प्रांतों में विभाजित था, ये भी सही। अब इसे पूछा जो सत्य नहीं हो बताइए, तो सत्य कौन सा नहीं था, ए वाला, तो यही आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्क का उपयोग किया था, ठीक है। दूसरा, सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया था। तीसरा, उनके अधिकांश सिक्के शीशे के थे जो उत्तर भारत में पाए गए, गलत है। बस पहला दूसरा सही होने का इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्तकालीन राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, पहचानना है। पहला, राज्य द्वारा उपज के चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लिया जाता था, सही है। दूसरा, राजकीय सेना के अभियान का खर्च राजकीय कोष से होता था, गलत है। बस पहला सही है तो आंसर ए हो जाएगा। ए एनसीईआरटी में दिया है, 11-12 वाले में आप लोग पढ़ सकते हो वहाँ से। जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, जोरवे एक नगरीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये गलत है। दूसरा है कि यह कोंकण के तट प्रदेश में फैली थी, सही है। तीसरा, इनाम गांव में नगरीकरण के प्रमाण मिलते हैं, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही होने का इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए पहला जो है ना, जोरवे एक नगरीय नहीं, एक ये ग्रामीण संस्कृति थी। ये अभी नगरीय संस्कृति उसका प्रादुर्भाव हो रहा था, उसका अभी ये बढ़ रही थी नगरीय संस्कृति की तरफ, लेकिन ये क्या थी, ग्रामीण संस्कृति थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो इसका आंसर होगा ए, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी क्या क्या, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, वित्तीय संकट, उसके बाद दमनकारी शासन। शक कुषाण काल में भवन निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, पक्की ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया जाता था। दूसरा है, खपरों यानी टाइलों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया जाता था, दोनों ही सत्य है, तो आंसर होगा सी। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, पहचानिए।
पहले आर्थिक जीवन की जानकारी फाहियान के यात्रा वृत्तांत में मिलती है। दूसरा है कि उस समय जैन धर्म को धनी वर्ग का समर्थन प्राप्त था, गलत। तीसरा है कि गुप्त काल में मगध नगरों और धनवानों से भरा हुआ क्षेत्र था। तो पहला तीसरा सही है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, धार्मिक न्यास का। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है। पहला है कि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, सही है। दूसरा, भारत में उसे लुटेरे के रूप में जाना गया, भी सही। तीसरा, उसने सबसे पहले राजस्थान के हिंदू शाही शासकों पर आक्रमण किया था, गलत है। चौथा, वह मुल्तान के मुसलमान राजाओं के विरुद्ध भी था, ये सही है। अब इसमें जो सत्य नहीं है वो बताना है, तो सी वाला सत्य नहीं था, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अब क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि इसने महमूद गजनवी के भारत पर शुरुआती आक्रमण जो है या हमला, ये क्या था? पेशावर एवं पंजाब पर राज्य करने वाले हिंदू शाही शासक थे, ठीक है। और इसमें क्या दिया था? राजस्थान के, इसीलिए गलत हो गया था। अल-बरूनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, अल-बरूनी का गणित की ओर झुकाव था। उसका यात्रा वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैला हुआ था। भारतीय ग्रंथों के प्रति उसकी दृष्टि आलोचनात्मक थी। तीनों ही सत्य, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। सी.आर. खिलजी के पूर्वोत्तर अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वह बंगाल का सूबेदार बन गया, ठीक। दूसरा, उसने असम को जीत लिया, गलत है, क्योंकि असम को इसने नहीं जीता था, हार गया था असम को। तीसरा है कि उसने तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, ये सही है। पहला तीसरा सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। इसमें क्या दिया 14 में? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में करवाया था? तो इसका हो जाएगा पहला, भोजों और उत्सवों के आयोजन का प्रतिबंध, ठीक। दूसरा, बिना अनुमति के वैवाहिक संबंधों पर रोक। शराब और नशीले पदार्थ पर रोक। गुप्तचर प्रणाली की स्थापना। चारों ही सत्य है, तो आंसर होगा डी। फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पहला हो जाएगा कि उसने मुसलमान स्त्रियों के इबादत करने और मन्नतें मांगने के लिए पीरों की मज़ारों पर जाने के रिवाज पर रोक लगा दी, तो ये क्या सही है। दूसरा है, फिरोज ने जजिया को एक अलग कर बना दिया था, ये भी सही। उसने ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया, गलत है। चौथा है, उसने स्त्रियों, बच्चों, अंधों, उपंगों की जजिया से मुक्त कर दिया था, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा इसमें गलत था, आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, क्यों तीसरा असत्य था? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ही था। कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कि यह दिल्ली एक कुहना में स्थित है, ठीक। दूसरा, यह कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश तथा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित है, गलत। तीसरा, यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में निर्मित है, तो सही। पहला तीसरा सही होने का आंसर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्यों असत्य है, क्योंकि इस मीनार का ऐबक ने केवल आधार ही बनवाया था, जिसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी हैं इल्तुतमिश, इसने क्या किया? 3 मंजिलों का निर्माण कराया, ठीक है। इसके बाद 5वीं एवं अंतिम मंजिल का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो ऐसे पूछा जाता है, प्रश्न आता है। तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब और कहाँ लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1565 ईस्वी में बन्नेहट्टी में लड़ा गया था। अहमद शाह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य पहचानना है। पहला, हुआ फिरोज शाह बहमन का पुत्र था, गलत। दूसरा, वह सूफी संत गैसुद राज की संगति में रहता था, उसे बलि भी कहा जाता था। दूसरा तीसरा सही है, इसका आंसर होगा बी। संत कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कि इन्होंने ईश्वर के एकत्व पर बल दिया। दूसरा, इन्होंने तीर्थ, व्रत, गंगा स्नान, अजान आदि का विरोध किया। ये संत जीवन जीने के लिए गृहस्थ जीवन के त्याग को आवश्यक मानते थे, गलत है। पहला दूसरा बस सही है इसमें, तो आंसर इसका होगा बी। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य पहचानना है। पहला, आदिल शाह मराठों का कट्टर विरोधी था, इसने राज्य की नौकरियों में मराठों पर प्रतिबंध लगा दिया था, गलत है। दूसरा, इसमें इसे राजस्व के लेखे के सभी स्तरों पर मराठी भाषा का प्रयोग आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, सही है। दूसरा सही, तो आंसर 20 का बी हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है अवध तथा हैदराबाद राज्य उत्तराधिकारी वाले राज्य थे, ये सत्य है। दूसरा है मराठा, अफगान, जाट तथा पंजाब जैसे राज्यों का जन्म मुगल शासन के विरुद्ध स्थानीय सरदारों, जमींदारों तथा किसानों के विद्रोह के कारण हुआ, सही। तीसरा है इन शक्तियों के अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व के समुद्री किनारों के क्षेत्र थे जहां मुगलों का प्रत्यक्ष प्रभाव था, ये गलत है। अब यही सही नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, सी वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य है दूसरा और चौथा, यही आंसर हो जाएगा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तेज से देखते हैं। 1740 से 48 ईस्वी के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य, ये आंसर होगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य पहचान है? पहला है इस बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों के लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का अधिकार सौंपा गया। किसानों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि को प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता था, गलत है। अब तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि इसको प्रतिवर्ष नहीं, ये एक तरह से निश्चित हो गया था। किसानों की ओर से जो चुकाई जाने वाली राशि थी वो निश्चित कर दिया गया था, प्रतिवर्ष नहीं बदला जाता था। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। मुंडा आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कि 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। मुंडा आंदोलन मिशनरियों, साहूकारों तथा हिंदू जमींदारों को बाहर करना चाहता था। वर्ष 1900 में उसकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन कमजोर पड़ गया। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये आंदोलन क्या हुआ? कमजोर पड़ गया। तो सही है, तीनों सत्य है, तो आंसर डी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि उन्होंने संस्कृत कॉलेज गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोल दिया गया, और उसके बाद दूसरा है इन्होंने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा इसके लिए सफल आंदोलन भी चलाया, ये भी सही है। इन्होंने बाल विवाह तथा बहु विवाह का समर्थन किया, गलत है ये। बस पहला दूसरा सही है, तो बी आंसर होगा। देखिए ये स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से इनके बारे में दिया है, तो आप लोग को अगर मेंस भी लिखना हो, अगर इनके बारे में मेंस में आ जाता है तो कहीं कहीं इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि स्पेक्ट्रम भी पढ़िए, अभी टाइम है आप लोग के पास। 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए पहला वाला ही सत्य है। इसमें है यह राजाओं, नवाबों और तालुकदारों द्वारा सावधानी पूर्वक संगठित और नियोजित विद्रोह था, यही सत्य है बस। अब देखिए 28 नंबर इसमें है, दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? पहला हो जाएगा इन्होंने अपनी अर्थशास्त्रीय लेखन द्वारा यह सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का कारण अंग्रेजों द्वारा उसका शोषण तथा यहाँ का धन ब्रिटेन को भेजना था, ये सत्य है। दूसरा है कि ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये असत्य है। तो इसने पूछा जो असत्य वही बताइए, तो दूसरा वाला असत्य हो जाएगा, आंसर होगा बी। बंग भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, सत्य। बंगाल विभाजन के दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस आंदोलन के समय ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। इस आंदोलन ने हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दिया, गलत है ये। जो असत्य वही आंसर है, तो आंसर डी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है मार्च 1919 में सरकार ने केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों द्वारा विरोध के बावजूद रॉलेट कानून बनाया। इस कानून में सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चला सकती है और उसे दंड दिए बिना जेल में बंद कर सकते हैं, दोनों ही सत्य है, आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो ये पहला है कि 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। वर्ष 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इससे पूछा जो सत्य नहीं हो बताइए, तो इसमें आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई ऐसा नहीं है जो सत्य नहीं है, सारा ही सत्य इसमें है। 32 देखिए इसमें क्या है, इसमें दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इसका हो जाएगा डी, सारा ही सत्य है। विचार की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। आता है प्रश्न प्रस्तावना से, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस पद पर विदेशी नागरिकों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि केवल भारतीय नागरिकों को ही नियुक्त किया जा सकता है? तो ये हो गया उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, भारतीय संसद के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, सभी हो जाएंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, ये सभी। समता संबंधी अधिकारों के बावजूद राज्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग के संबंध में विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर का डी, उपयुक्त सभी। महिलाओं के संबंध में, बच्चों के संबंध में, पिछड़ी जातियों के संबंध में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित हैं? तो आंसर होगा ये सभी, यानी सामाजिक नीति से, राजनीतिक नीति से, आर्थिक नीति से और शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक नीति से। संसदीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसमें सामान्यतः प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसमें देश के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति या राजा कोई भी हो सकते हैं। तीनों ही सत्य, तो आंसर होगा ये सभी। राष्ट्रपति की निम्नलिखित में से शक्तियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वह वित्त मंत्री के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाते हैं। वह संघ और राज्यों के बीच करों से होने वाले आय के बंटवारे के लिए वित्त आयोग नियुक्त करते हैं। वह भारत की संचित निधि से आकस्मिक खर्चों के लिए धन स्वीकृत कर सकते हैं। तीनों ही सत्य है, तो आंसर होगा डी, ये सभी। निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? तो पहला हो जाएगा, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। तीनों ही सत्य, तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। पॉलिटी का ऐसा प्रश्न है, किसी व्यक्ति को संसद के किसी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है तो यदि वह लाभ के पद पर काम करता हो, उसने स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो, वह दिवालिया हो गया हो। तो ये सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। संसद द्वारा बने किसी कानून द्वारा उसे अयोग्य ठहराया गया, तो ये भी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। पढ़ने से ही मालूम चल रहा है कि यही होगा। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर तो सी। पहले बजट की प्रस्तुति होती है, उसके बाद आम चर्चा होता है उस पर, फिर उसके बाद अनुदानों की मांग होती है। 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? तो पहला हुआ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश का। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा इनकी भी की जाती है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद। ठीक है। जिला प्रशासन के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसमें एक जिला प्रशासन नियामकीय कार्य हो जिसमें भूमि प्रशासन, शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का नियंत्रण, विनियमन तथा वितरण आदि आते हैं, इसकी व्यवस्था करता है। ये सही नहीं पूछा गया ना, तो इस तो सही है। जिला प्रशासन कुछ विकास कार्य जैसे कृषि उत्पादन, सहकारिता, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की भी व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होते हैं। यह आपात सेवाओं की व्यवस्था करते हैं तथा प्राकृतिक आपदा आदि से राहत हेतु कार्य भी संपन्न करवाते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो सही था। चौथा क्या, संसद, राज्य विधानमंडल तथा स्थानीय संस्थाओं जो कि ग्रामीण तथा नगरीय दोनों आते हैं, इसके निर्वाचनों की व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग करता है, न कि जिला प्रशासन। ये गलत है। अब यही असत्य है, तो आंसर होगा डी। इसे पूछा ही क्या था, जो सत्य नहीं है वो बताइए, तो डी वाला सत्य नहीं है, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? तो इसका हो जाएगा सी, प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है, यही है सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हाँ, सही है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास का पृथ्वी के व्यास का आधा होता है, गलत है। अब यही सही नहीं तो यही आंसर होगा। कहाँ दिया है? बी में दिया है, तो केवल 2 हो जाएगा। अब देखिए क्यों ये गलत है, दूसरा वाला असत्य है।
क्योंकि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के व्यास का जो है 1/4 होता है, ये ध्यान रखिएगा, आधा नहीं होता, 1/4 होता है। विषुव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, पहचानना है। पहला, इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत होती हैं। इसमें ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है। बस पहला दूसरा ही सत्य है, तो आंसर सी हो जाएगा। देखिए, ध्रुव का झुकाव जो होता है इस समय सूर्य की ओर नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है कि आग्नेय चट्टानें स्थूल, पर्वत रहित, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होते हैं, तो ये क्या सही है। दूसरा, सिलिका की मात्रा कम होने पर आग्नेय चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का हो जाता है। कम सिलिका की मात्रा वाले आग्नेय चट्टानें अम्लीय होते हैं, यही गलत है। जो सही नहीं वही बताना था, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं है। इसमें पहला है कि मैकेंजी, पार्कर और मार्गन ने प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा को प्रस्तुत किया, ठीक। दूसरा, विवर्तनिकी प्लेट महाद्वीपीय और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बनी होती हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 6 मुख्य प्लेटों से निर्मित है। नजका प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तीसरा चौथा सही नहीं है, तो यही आंसर बी हो जाएगा, तो बी में दिया है आंसर। देखिए, नजका प्लेट जो है एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य नहीं, बल्कि पेरू के पश्चिम भाग में दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन पवन के कार्य व उनमें निर्मित स्थल रूपों के संबंध में सही नहीं है। पहला है, पर्वतों के पादपत मलबे रहित अथवा मंद ढाल वाले चट्टानी तल को पेडिमेंट कहा जाता है, ठीक है। मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल के आकृति विहीन रूप में परिवर्तित मैदान को पेडी प्लेन या पदस्थली कहते हैं। पवनों के निक्षेपणात्मक कार्य से अपवाहन गर्त तथा गुहा का निर्माण होता है, गलत है। अब यही सही नहीं है, पूछा गया जो सही नहीं है, तो आंसर होगा ए, केवल तीसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सही बताना है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू होता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ये सही है। दूसरा है, वायु के तापमान में वृद्धि के साथ जल को अवशोषित करने की क्षमता घट जाती है। वायु की गति जितनी अधिक होती है वाष्पीकरण की दर भी उतनी ही कम होती है, ये भी गलत है। बस पहला ही सही है, इसमें दिया है ए में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च अक्षांशीय समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर से बहने वाली धाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं, तो ये क्या पूछा, सही नहीं है, तो ये तो सही है। ठंडी जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपीय के पश्चिमी तटों पर बहती है, ये गलत है। गर्म जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं, ये भी गलत है। दूसरा तीसरा गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सही नहीं पूछा गया था ना। कहाँ दिया है इसका आंसर, बी में। देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछा क्या गया, देखते हैं। इसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला इसमें कि यह वन उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, सही है। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां वर्ष में एक बार पूरी तरह झड़ जाती हैं, यही जो है गलत है। अब जो सत्य नहीं है कौन सा, चारोल, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये झड़ती नहीं है पत्तियां, ये क्या है, तापमान व वर्षा यहाँ पे हमेशा होती रहती है ना, तो यहाँ पे सर्वाधिक वन जो है घना रहता है। जलवासी पशुचारण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ए वाला सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज तेल के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है, तटीय प्रदेशों तथा अप्रतीय प्रदेशों जैसे महाद्वीपीय या निमग्न तट से तेल को प्राप्त किया था, तो हाँ ये तो सही है। दूसरा, संसार के कुल तेल भंडारों का 1/4 भाग जो है दक्षिण पश्चिमी एशिया में फारसी खाड़ी के आसपास केंद्रित है, तो ये जो है सत्य नहीं है, यही गलत है और यही आंसर बी हो जाएगा। पूछा ही गया था जो सही नहीं बताइए, तो दूसरा और सही नहीं था, आंसर बी। अब देखिए क्यों सही नहीं है, क्योंकि विश्व के कुल तेल भंडारों का जो है 3/4 भाग दक्षिण पश्चिमी एशिया में फारसी खाड़ी के आसपास मिलता है। कितना, 3/4 भाग,
इसमें 1/4 दिया, इसीलिए गलत हो गया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को पहचानिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में दिया लौह इस्पात उद्योग केंद्र, सूची सेकेंड में देश दिया, यानी किस देश में यह लौह इस्पात केंद्र उद्योग स्थित है। देखते हैं, इसका पहले आप लोग आंसर जानिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी क्रीवीरी का क्या हो जाएगा, क्रीवीरी का तो यूक्रेन हो जाएगा। उसके बाद बर्मिंघम का हो जाएगा ब्रिटेन में, मास्को जो हो जाएगा इसका रूस में, और नागासाकी जापान में। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे बी, पहले का पहले में और बी का चौथे में, उसके बाद सी का दूसरे में, उसके बाद नागासाकी का जापान में। पनामा शहर के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसका देखते हैं। इस नहर का निर्माण पनामा जलडमरू मध्य के आर पर पनामा नगर एवं कोलोन के बीच यूएसए द्वारा किया गया। ठीक, यह नहर जो है लगभग 50 किलोमीटर लंबी है, जिसमें जलबंधक तंत्र की व्यवस्था की गई है। इस नहर के द्वारा न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। जो सही नहीं है वही बताना था, तो दूसरा तीसरा सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। जनसंख्या घनत्व के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसमें केवल पहला वाला ही सही है, यही आंसर होगा। एशिया महाद्वीप में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, आंसर ए हो जाएगा। 57 देखते हैं। जलवासी पशुपालक के रूप में अपना जीवन यापन करने वाली मसाई जनजाति कहाँ की निवासी है, तो आंसर पूर्वी अफ्रीका की, आंसर सी होगा। हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणी को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए, तो इसका आंसर होगा सी, दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या आ जाएगा, पीर पंजाल, उसके बाद क्या आ जाएगा, जास्कर श्रेणी, उसके बाद क्या आ जाएगा, लद्दाख श्रेणी, उसके बाद आएगा काराकोरम श्रेणी। 3 2 4 1। 59 देखते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है। IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मुख्य उद्देश्य इसका है दुनिया के सबसे गरीब देशों को अनुदान और रियायती ऋण प्रदान करना। दोनों ही सत्य, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। दोनों ही सत्य ये भी है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। जीवाणुओं के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। पहला है, यह अपघटक होने के कारण पर्यावरण के शुद्धिकरण में अपना योगदान देते हैं एवं पर्यावरण पोषक तत्वों के चक्रण को भी सुनिश्चित करते हैं। यह भोजन के सड़ने से लेकर जंतुओं, पादपों एवं मानवों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं तथा कभी कभी भूमि को बंजर भी बनाते हैं। दोनों ही सत्य इसमें भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है 62। संघ पोरीफेरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कि ये स्थानबद्ध, छिद्रयुक्त एवं पूर्णतया समुद्री जीव है, तो ये क्या है, ये असत्य है। दूसरा है, इनमें ऊतकों का अभाव होता है, सही है। तीसरा, यह द्विकोरकी एवं असममित होते हैं, सही है। बस इसमें पूछा जो असत्य वो बताइए, तो पहला वाला असत्य, तो यही आंसर हो जाएगा, केवल पहला। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर निम्न में से किस आधार पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी पहले केंद्र की स्थिति में, उसके बाद रसधानी का आकार होता है, उसके बाद रसधानी की संख्या बनती है, उसके बाद होता है माइट्रोकांडिया की संख्या निर्धारित होती है, उसके बाद होता है तारककाय, उसके बाद 8वां नंबर पे लवक। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सहायक होते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ईस्टोमेटा। वर्णांता एवं हीमोफीलिया जो है, इस किस प्रकार की ये आनुवांशिक बीमारी ये पूछा गया, तो आंसर होगा सी, एक्स लिंक संलग्न अप्रभावी रोग या विकार, इस प्रकार की बीमारी है। स्टैनले मिलर ने
ओपेरिन की परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए अपने प्रयोग में निम्न में से किसका उपयोग किया? तो जल वाष्प का किया, मीथेन का, हाइड्रोजन का और अमोनिया का किया। ये चारों ही सत्य है। तो आंसर 1 2 3 4 कहाँ दिया है? आंसर बी में दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और नमक गलत है। ठीक है। मानव पाचन तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला है भोजन का पाचन सर्वप्रथम अमाशय से शुरू होता है जो जे आकार का चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है। गलत है ये। दूसरा है छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जहां भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। सही है। बड़ी आंत में सेलुलोज का पाचन एवं जल का अवशोषण होता है। ये गलत है। पहला तीसरा गलत था, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। कहाँ दिया इसका आंसर? सी में दिया है। देखिए, जो मानव पाचन के संदर्भ में जो कथन है यह असत्य क्यों दिया गया है? क्योंकि भोजन का जो पाचन है अमाशय में नहीं बल्कि सर्वप्रथम मुख गुहा में जो लार होता है ना, लार एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम होती है, इसकी उपस्थिति में होता है प्रारंभ। और यह एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, इसी से प्रारंभ हो जाता है। और अमाशय में जो जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है जहां अम्लीय माध्यम से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। निम्नलिखित कथन ए व कारण आर को पढ़िए और निषेध कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। कथन ए में दिया है मानव में मेरुरज्जु से 31 जोड़े मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं जबकि कपाल से 12 जोड़े कपाली तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो ये सही है। दूसरा है कि कारण आर में कि ये तंत्रिकाएं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। गलत है। अब जो सही है वो बताना था, तो आंसर सी हुआ, ए सही है किंतु आर गलत है। पाथवों में पोषक तत्वों एवं भोजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पहला इसमें कि इसमें खनिज तत्वों का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। इनमें भोजन का परिवहन पत्तियों से अन्य भागों तक फ्लोएम के द्वारा होता है। इनमें भोजन का परिवहन ऊर्जा की सहायता से स्टार्च के रूप में होता है। तो इसमें सत्य कौन था? पहला, दूसरा। और असत्य कौन सा? तीसरा वाला। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा 3 वाला, सी आंसर होगा। 70 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए व कारण आर को पढ़िए और निषेध कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। कथन ए में दिया किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ये सही है। दूसरा है कारण आर में जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तब इसकी चाल धनात्मक होती है। ये भी सही है। दोनों ही से तो इसका आंसर भी होगा। ए और आर जो है सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? पहला है बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना। तो ये क्या है? सही है। दूसरा है नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, सड़क पर चलना। ये तीनों ही है, तो आंसर होगा डी। कागज और पत्थर समान ऊंचाई से छोड़े जाने पर कागज पृथ्वी पर पत्थर के बाद पहुंचता है। इसका कारण क्या है? इसका आंसर बी होगा। कागज पर लगने वाले वायु प्रतिरोध यानी घर्षण बल पत्थर पर लगने वाले वायु प्रतिरोध बल से अधिक होता है। बर्नौली प्रमेय या बर्नौली प्रमेय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? पहला इसमें कि बर्नौली प्रमेय केवल असंपीड्य तरलों पर लागू होती है। द्रव के विक्षोभ प्रवाह में बर्नौली प्रमेय का उपयोग नहीं होता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। ये गलत है। पहला दूसरा सही है, तो यही आंसर हो जाएगा सी। उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्रायः अधिक गंभीर जलन देती है। इसका कारण क्या है? आंसर वही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इसका कारण है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण केवल ठोसों में हो सकता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का संचरण सभी प्रत्यास्थ माध्यमों में कराया जाता है। समुद्र में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों का संयोजन होती हैं। वायु में केवल अनुप्रस्थ या आंतरिक तरंगों का ही संचरण संभव है। जो सही नहीं है वही बताना था। जो असत्य है, तो असत्य कौन सा था? डी वाला। तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? पहला इसमें है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है इसका ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है। दूसरा है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर करती है यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है। गलत। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जिसके विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सही है। पहला तीसरा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है
तथा इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तो ये क्या सही। दूसरा है, सुदूर स्थानों पर बिना ऊर्जा क्षय के विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित किया जा सकता है। दृष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तीनों ही सत्य है। तो आंसर इसका क्या होगा, डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऊपर में कौन सा कथन सत्य है। पहला इसमें कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब के समान दिखाई देता है, ये सत्य है। दूसरा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के वाम की भांति ही दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति ही दिखाई देता है। गलत है, बस पहला ही सही है। आंसर इसका हो जाएगा ए। रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय और क्वांटम संख्या का संबंध क्या है, तो आंसर होगा ए। अभिविन्यास से संबंधित है, ये ए आंसर हो जाएगा। अब 80 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, तो इसमें पहला सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, नहीं। बर्फ गलना, ये भी नहीं। दूध का आस्कंदन, हाँ ये है। तो आंसर होगा बी। 81 देखते हैं इसमें क्या है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है, तो इसका आंसर होगा ए। क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसीलिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, वो बताना है। इसमें पहला है कि वे अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थी। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने में परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। तीनों ही सत्य इसमें, तो आंसर होगा डी। भ्रमर के दंश से होने वाली जलन प्रभावित क्षेत्र के साबुन से रगड़ने पर रोकी जा सकती है, इसका क्या कारण है, तो पहला देखते इसमें क्या है। भ्रमर का दंश जो है अम्लीय होता है और साबुन एक क्षार उसे निष्क्रिय कर देता है, सही है, पहला सही है बस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, तो इसका आंसर होगा डी, नाइक्रोम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है, तो इसका आंसर ए होगा, केवल 1 और 2, यानी हीरे से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला इसमें है कि गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, ठीक। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है। सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सही उत्तर चुनना है इसका। पहले, आवर्त में बाएं से बाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो सही है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है, गलत है, बस पहला सही, तो आंसर ए हो जाएगा। देखिए, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन जो है प्रीति का मान बाएं से दाएं जाने पर प्रायः बढ़ता है, ठीक है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से बढ़कर 8 हो जाती है। मानव पूंजी निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है। पहला इसमें हो जाएगा स्वास्थ्य में निवेश, नौकरी के लिए प्रशिक्षण, प्रवासन और सूचना, जनसंख्या वृद्धि, गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ दिया है, सी में, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि बैंकिंग प्रणाली के विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बैंकिंग क्षेत्र में कृषि ऋण बकाया दरें सबसे अधिक रहती हैं, दोनों ही सत्य, तो आंसर सी हो जाएगा। कृषि के विविधीकरण से किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन कृषि का विविधीकरण है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो पहला है फसल पद्धति में बदलाव, मिश्रित खेती, पशुधन पालन, सभी, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला, इसमें एक शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात अधिक है। सीमित संसाधनों की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च श्रमिक जनसंख्या अनुपात के कारणों में से एक है, दोनों ही सत्य, तो सी आंसर होगा। जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि वास्तविक जीडीपी वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी का मूल्य प्राप्त है, तो इसे पूछा है जो सही हो बताइए, तो ये गलत है।
दूसरा है नाम मात्र जीडीपी की गणना इस तरह से की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कीमतों यानी जो स्थिर कीमतों पर है कुछ निरंतर सेट पर किया जाता है। गलत है, दोनों ही सत्य, तो इसका आंसर डी होगा। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, डी आंसर होगा। देखिए, वास्तविक जीडीपी की गणना जो होती है इस तरह से की जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन कीमतों के कुछ निरंतर सेट पर किया जाता है। हालांकि ये कीमतें स्थिर रहती हैं। अगर वास्तविक जीडीपी में बदलाव होता है तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह उत्पादन की मात्रा जो परिवर्तन से गुजर रही है उस पर हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, स्टैटिक में पढ़ सकते हैं, जो है इकोनॉमिक का, तो उसमें पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य को किया जाता है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देश की मुद्रा जारी की जाती है, विभिन्न तरीकों से देश की धन आपूर्ति को नियंत्रित करना, सरकार को बैंकर के रूप में कार्य करना, यह अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है और यह बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। ये पांचों ही सही है, तो आंसर इसका क्या होगा? उपरोक्त सभी। मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला इसमें हो जाएगा खुला बाजार संचालन, रिजर्व अनुपात, नैतिक अभिप्रेरण और बैंक दर। ये सभी सत्य, तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। जब एक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अधिक बढ़ जाती है तो सरकार का हस्तक्षेप उपायों का लक्ष्य होता है, तो आंसर होगा ये, कुल मांग में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की राजकोषीय नीति संचालन करती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वित्त मंत्रालय। भुगतान संतुलन के चालू खाते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला, चालू खाता केवल वस्तु और सेवाओं से निर्यात और आयात को रिकॉर्ड करता है। गलत। दूसरा, वर्तमान प्राप्तियों पर वर्तमान व्यय की अधिकता को चालू खाता घाटा कहा जाता है। सही है, दूसरा सही, तो आंसर बी हो जाएगा। पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता निम्नलिखित में से कौन सी होगी? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा सही है। इसमें पहले में दिया बाह्य वाणिज्यिक उधार सरकार द्वारा सीमित नहीं है। तीसरा है विदेशी संस्थागत निवेश के प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, तो पहला तीसरा सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा सी। जब सभी आगतों में आनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप समान अनुपात से निर्गत में वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन को प्रदर्शित करने को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा निरंतर निर्गत पैमाने पर। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है, क्योंकि नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनना है, तो इसका हो जाएगा आंसर तीसरा चौथा। क्योंकि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो इससे पहला होगा काली गर्दन वाला सारस, यानी जिसे कहते हैं कृष्णग्रीव सारस। उसके बाद हो जाएगा तीसरा उड़न गिलहरी, जिसे कंदली कहते हैं। तीसरा होगा हिम तेंदुआ, ये भी सही। पहला, तीसरा, चौथा कहाँ दिया? आंसर बी में, यही आंसर हो जाएगा। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण रूपांतरण होता है? पहला हो जाएगा कठोर एवं मोमी पर्ण, दूसरा होगा लघु पर्ण, तीसरा होगा पर्ण की जगह कांटे। नीचे के कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना था, तो आंसर तीनों ही हो जाएगा, तो डी होगा। वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसे स्लीनेक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबो, बी आंसर। भारत में रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षण तंत्र बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाली पांचवी पंक्ति यानी 4 में शामिल कौन है? तो इसका होगा प्रबंधन, ठीक है। दूसरा होगा जोखिम प्रबंधन और अनुपालन, आंतरिक जांच, उसके बाद होगा बाह्य जांच, ये गलत है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कहाँ दिया आंसर में इसका? तो आंसर ए में दिया ये। वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार की नवीनतम यानी 2023 की रैंकिंग में भारत का रैंक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56वां, यानी 56वां स्थान है, और ये कौन सा है? 2023 का है। 99वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून 2023 में जो हुआ था, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया योग सत्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। ऐसा निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया है? तो आंसर इसका बी होगा।
इस योग सत्र में सर्वाधिक देशों के लोगों की सहभागिता थी, इसीलिए बी आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी जिसे कहते हैं, इसके द्वारा सूचीबद्धता से संबंधित बाध्यताओं एवं खुलासों की जरूरतों में हाल ही में किए गए संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि समाचार पत्रों को मुख्य धारा के मीडिया के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत मध्यवर्ती के रूप में उल्लेखित किया गया है। दोनों ही सत्य, तो आंसर सी हो जाएगा। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान जिसे ऑर्डर ऑफ नील कहते हैं, हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। के भुगतान संतुलन के चालू खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, वर्ष 2022-23 के चौथे त्रैमास यानी जनवरी से मार्च के मध्य में चालू खाते का घाटा घटकर 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.2% था। वर्ष 2022-23 के मध्य में चालू खाते का घाटा वर्ष 2021 से 22 के मध्य के सापेक्ष बढ़कर 67 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो सरकार के घरेलू उत्पाद का 2.0% है। दोनों ही सत्य इसका है, तो आंसर सी हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा कितना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 63.0 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है इसका घाटा। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, वही बताना है। तो इसमें क्या है, केवल तीसरा वाला सत्य है। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह देश में समान नागरिक संहिता लागू कराने के लिए प्रयास करे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समाचारों की सुर्खियों में रहा खोवा का जलाशय निम्नलिखित में से किस देश में है? तो यूक्रेन में है ये जलाशय। जून 2023 में बहुत चर्चा में था, तो याद रख सकते हैं, 23 का करंट अफेयर है। संघाई सहयोग संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य है, उस पर विचार करना है। देखिए, सत्य ही पूछा गया था। इसमें पहला है कि ईरान इस संगठन का सबसे नया सदस्य है, जिसे 2023 में एससीओ की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई थी। गलत। भारत की अध्यक्षता में एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ, ये भी गलत। इसमें होगा तीसरा कि टूवर्ड्स ए सिक्योर एससीओ 23वें शिखर सम्मेलन का थीम था, तो ये सही है। चौथा है भारत संघाई सहयोग संगठन का संस्थापक सदस्य, ये गलत है। तो इसमें क्या सत्य है? तीसरा वाला आंसर हो जाएगा सी। देखिए, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2001 में रूस, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई थी। और 2005 में जो है भारत ने एक पर्यवेक्षक के रूप में इस संगठन में शामिल हुआ था। और 2017 में जो हुआ, भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया गया था। इतना याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 12 तरजीही देशों की पहचान की गई है, जिनके साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। अब जो देश शामिल उसको जान लीजिए कि 12 देश कौन से हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राजील, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ब्रिटेन है, जर्मनी, स्वीडन, जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया और रूस है। इतने में से ऑप्शन में से कोई भी उठा के पूछ देगा, आप लोग बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किसे हराकर कनाडा ओपन सुपर 500 प्रतियोगिता जीती है? तो इसका आंसर होगा ली सी फेंग, यानी जो चीन के हैं, इन्हीं को हरा के इन्होंने जीता है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल में विघटन हो जाने पर पार्टी के ध्वज और चुनाव चिन्ह पर दावा जताने वाले समूहों के दावों पर निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा बी, निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 371C के। तो ये अनुच्छेद 371C में मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 118, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने विषयों पर नियम बनाने का अधिकार दिल्ली सरकार को है? ठीक है, तो इसका देखिए, विद्युत उत्पादन एवं वितरण पर बस इसको दिल्ली सरकार को है। तो संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में हुआ था। इसमें भारतीय संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए बी के तहत दिल्ली सरकार भूमि, पुलिस एवं लोक व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस आदि को छोड़कर
अन्य विषयों पर नियम बना सकती है। नेक्स्ट, जून जुलाई 2023 में दक्षिण कोरिया में खाने के नमक की भारी कमी हो गई है क्योंकि लोगों ने अपने अपने घरों में बड़े पैमाने पर नमक की जमाखोरी की है। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा। जापान द्वारा 2011 में बंद रहे फुकुशिमा नाभिकीय विद्युत संयंत्र से रेडियोधर्मी जल प्रशांत महासागर में छोड़ा जाना है। इसी कारण से ये हो गया है। प्रस्तावित जन विश्वास जो कि प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, पहला इसमें कि विधेयक में 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटे मोटे गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाकर मौद्रिक दंड लगाने का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, सही। विधेयक का उद्देश्य कारोबारी सुगमता में वृद्धि करना, ये भी सही है। दोनों ही सत्य, तो आंसर सी हो जाएगा। बैस्टिल डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बैस्टिल डे बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर, इसको ध्यान रखिएगा। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं बताना है। तो इसमें केवल तीसरा सत्य। इसमें फ्रांस में बैस्टिल डे 14 जुलाई 1789 को सामरिक महत्व के बैस्टिल किले पर कब्जा किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में संपन्न हुआ जब बैस्टिल डे परेड, वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में ये गए थे। और बैस्टिल डे परेड में भारत के जो तीनों सेनाओं की टुकड़ियां ने भी हिस्सा यहाँ पे लिया था, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आ सकता है आप लोग एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या बताएं? केवल तीसरा ही सत्य था इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की? उपरोक्त में से कौन सा सही वो बताना है। तो फ्रांस की थी और संयुक्त अरब अमीरात की थी। पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादन यानी संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा थे, सी आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो आंसर सी होगा संयुक्त प्रांत। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो आंसर बी होगा एडवर्ड अल्बर्ट एगेट थे। उसके बाद बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना? 2021 के डाटा के अनुसार पूछा गया इसमें, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 3761.54 वर्ग किलोमीटर में है। निम्नलिखित में से कौन FG स्लाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं था? किसका एग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं था? तो वो हो जाएंगे सी, रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। कौन कौन थे? महात्मा गांधी, DJ रीड और हरिप्रसाद नारायण सिंह थे। बस यही नहीं थे। कौन? सी, रामचंद्र शुक्ल। 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष यानी लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो इसका आंसर सी होगा कैप्टन लीग्रैंड। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 के मध्य में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दरिया खान नुहानी को। किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1666। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही मतलब घटते क्रम में, जैसे सबसे बड़ा, उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम में जाना है। ठीक, तो देखिए घटते क्रम में बताना है, तो इसका आंसर भी होगा कैमूर होगा, फिर जमुई, फिर नवादा, फिर मुंगेर। कैमूर में कितना है? तो है इसमें 31.56%। उसके बाद आइए जमुई के स्थान पे, तो जमुई में है 21.34%। उसके बाद है नवादा में तो 20.72%। उसके बाद है मुंगेर में, तो मुंगेर में 20.16%। ठीक, इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू थे, सी आंसर हो जाएगा। कद्दन यानी मिलेट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, ये पौष्टिकता के मामले में गेहूं और चावल से बेहतर होते हैं। ठीक, इसमें जो है निम्न कार्बन और जल फुटप्रिंट होता है, तो ये सही नहीं है। तीसरा है कि ये जीवन शैली की समस्याओं और मोटापे एवं मधुमेह जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। रागी, ज्वार और बाजरा सामूहिक रूप से कद्दन के रूप में पाए जाते हैं। इसमें जो सही नहीं वो बताना है। कौन सही नहीं था? बी वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
इसमें देखिए पहला है पहली पीढ़ी के जैव ईंधन शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों से उत्पादित होते हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है मकई और गन्ने से बायो इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, सही। बुटनॉल तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का एक उदाहरण है, ये भी सही। दूसरा तीसरा सही, तो आंसर सी हो जाएगा। ग्रीन केमिस्ट्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे जो सही नहीं है वो बताना है। तो इसमें सी वाला सही नहीं है। वर्तमान में यह रसायन विज्ञान के सीमित क्षेत्रों पर ही लागू होता है, यही सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला एरिश विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था है और उत्तराखंड में ये स्थित है, सही। आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है, ये भी सही। दोनों ही सत्य, तो आंसर सी हो जाएगा इसका। हाइड्रोपोनिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। पहला है हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधों को उगाने की एक विधि है, तो ठीक है। दूसरा, इसे सीमित स्थान में भी लागू किया जा सकता है, दोनों ही सत्य, तो ये भी आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? तो ये पश्चिमी घाट, इजी प्रश्न है, कई बार आया है कई एग्जामों में। वायु की गति का मापन किया जाता है, तो एनीमोमीटर से किया जाता है। अब देखिए हम ऐसे याद किए, वायु एयर मीन्स हवा होता है ना, तो एयर मीन्स हवा होता है, तो ए से एनीमोमीटर हो जाएगा। तो ऐसे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक याद रहे और भूले भी ना। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका आंसर ए होगा, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। अब ये कैसे देखिए, इसका पूछा जा सकता है कि इसमें आयुष से उठा के पूछे कि एस से क्या होता है। तो देखिए ए से हो जाएगा आयुर्वेद, ठीक। वाई से योग और प्राकृतिक चिकित्सा हो जाएगा। उसके बाद यू से हो जाएगा यूनानी। उसके बाद यू से यूनानी हो गया। उसके बाद एच से क्या हो जाएगा? सिद्ध और सेवा सिग्पा हो जाएगा, सिद्ध और सेवा सिग्पा। एच से हो जाएगा होम्योपैथी। अब इससे पूछा जा सकता है कि एच से इसमें क्या होगा आयुष में, यू से क्या होगा, वाई से क्या होगा, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक कक्षा में कुछ बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 छात्र बैठे हैं तो देखिए ये रैंकिंग का प्रश्न है, ठीक है। इसका अब आंसर बता देते हैं, मैथ रीजनिंग का प्रश्न आ गया, तो इसका आंसर सी होगा 72। रैंकिंग का प्रश्न आता है, अच्छा रहता है, उसमें इजी रहता है, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा आप लोग से। अब 142 का देखिए बी 55 हो जाएगा। 143 का हो जाएगा 20। उसके बाद 144 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 7 दिन हो जाएगा। 145 का 20% हो जाएगा, सी। 146 का हो जाएगा बी। 147 का हो जाएगा सी 36। 148 का हो जाएगा बी, क्या होगा? मंगलवार। 149 का इसका आंसर हो जाएगा 26, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 150 का आंसर सी, दाएं से तीसरे स्थान पे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त होता है। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के साथ। उसके बाद प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा वॉल्यूम फर्स्ट का।